आज की अपनी इस क्लास में हम उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जो कि ज़बान की आमोज़िश और हुसूल याबी यानी कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पे मबनी होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर सिलेबस के मुताबिक आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए जो कि 12 चैप्टर पे मबनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको अपने नोट्स का सैंपल भेजेंगे। उसमें कोई डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप कंप्लीट नोट्स को पीडीएफ के फॉर्मेट में हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन के चैप्टर पे मबनी है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस ज़बान का इक्तिसाब गैर शऊरी तौर पर यानी कि अनकॉन्शियसली बिना कोशिश के अपने आप होता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले हम किनके संपर्क में आते हैं? अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली के। और हमारी फैमिली जो ज़बान बोलती है उसे हम क्या कहते हैं? मादरी ज़बान कहते हैं। और मादरी ज़बान ही हमारी पहली ज़बान होती है, यानी कि जो हमारी पहली ज़बान है उसे हम बिना कोशिश के, बिना किसी टीचर की मदद से, गैर रस्मी माहौल में, गैर शऊरी तौर पर अपने आप सीखते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। बच्चे ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर रखते हैं या बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है? ये जो कौल है किसने दिया था? कमेंट में आप नाम लिखेंगे। दूसरे सवाल पे आते हैं। दावा और दलील दिया गया है, दोनों को पढ़िए और बताइए क्या दोनों बयानात सही हैं या दोनों गलत हैं। दावा है कि प्राइमरी दर्जात में बच्चे बहुत सी चीज़ों के साथ स्कूल आते हैं, जैसे मादरी ज़बान, उनके अपने तजर्बात, दुनिया के बारे में उनका अपना नज़रिया वगैरह। दलील यह कि उस्ताद को क्लासरूम में बच्चों की ज़बान और तजर्बात को अहमियत देना चाहिए। ये बात तो दलील तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमें बच्चों की मादरी ज़बान को या फिर बच्चे जो कुछ भी एक्सपीरियंस लेके आए हैं उन्हें क्लासरूम में अहमियत देनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दलील में है कि बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। तो क्या ये दलील सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब 4 या 5 साल के होते हैं तो वो स्कूल आते हैं, और जब स्कूल आते हैं तो वो अपनी मादरी ज़बान सीख चुके होते हैं, और मादरी ज़बान एक ख़जाने से कम नहीं होती है। तो इसलिए अगर कहीं पे भी ये बयान आपको दिखे कि बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये कहा जाए कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, खाली स्लेट होते हैं जब स्कूल आते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बच्चे प्राइमरी दर्जात में बहुत सी चीज़ों के साथ स्कूल आते हैं, जैसे उनके अपने तजर्बात, दुनिया के बारे में उनका अपना नज़रिया। तो इसलिए दावा और दलील यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। ज़बान की तदरीस के तामीरियत पसंद नज़रिया के तहत एक उस्ताद से तवक्को की जाती है। अच्छा बताइए, तामीरियत पसंद जो नज़रिया है, जो संरचनावादी जो सिद्धांत है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें जो टीचर होता है वो एक फैसिलेटर होता है, सुगम करता होता है, सहूलत रेसा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नए नॉलेज को ख़ुद से क्रिएट करते हैं, यानी बच्चे मालूमात मेमार करदा होते हैं, ख़ुद से अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो यह तामीरियत पसंद नज़रिया। अब इस नज़रिया के तहत हमें एक टीचर से क्या आशा रखनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? आमोज़गारों को माक़बल तामीरात फ़राहम करे, प्रीवियस नॉलेज प्रोवाइड कर दे,
या फिर अपनी दरसियात वज़ा करे, ख़ुद से करिकुलम बना दे, या आमोज़गारों से अपनी दरसी किताब तैयार कराए, बच्चों से कहे कि खुद सिलेबस की किताब तैयार करो और पढ़ो, या फिर तलबा के तजर्बात से मालूमात की तामीर में आमोज़गारों की मदद करे। तो तामीरियत पसंद नज़रिया के तहत बच्चे क्या करते हैं, मालूमात की तामीर ख़ुद से करते हैं। तो टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल होगा फैसिलेटर का, यानी बच्चों की मदद करे, तलबा के तजर्बात से मालूमात की तामीर में बच्चों की मदद करे। यानी बच्चे जब अपने प्रीवियस नॉलेज से नए नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में टीचर का ये रोल है कि टीचर बच्चों के लिए फैसिलेटर का काम करे, सहूलतकार का काम करे, उनकी मदद करे। यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। पसमानदा गुरुओं से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की कामयाब शमूलियत के लिए असातिज़ा को क्या करना चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि वंचित वर्ग के हैं और कक्षा में आ गए हैं, और आप एज ए टीचर ये चाहते हैं कि वो भी क्लासरूम में समावेशी हो सकें, तो इस स्थिति में एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या आप मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के ज़रिए उनकी अपनी सकाफ़ती पहलू, यानी उनके जो सांस्कृतिक पहलू हैं, उनको आप शामिल करेंगे क्लासरूम में, या फिर सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हौसला शिकनी करेंगे, उनको हतोत्साहित करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, या फिर उन्हें सकाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब देंगे, लेकिन मुतालिया करने के लिए उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, या फिर वालिदैन से नरमी से बच्चों को होम ट्यूशन में दाखिल करने के लिए कहेंगे। तो अगर कोई बच्चा वंचित वर्ग का है, पिछड़े हुए बैकग्राउंड का है, पसमानदा गुरुओं से ताल्लुक़ रखता है, तो इस स्थिति में असातिज़ा को चाहिए कि मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कराए, और उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को अपनी उनकी जो ख़ुद की सकाफ़त है, उनके पहलुओं को भी क्लासरूम में शामिल कर ले। यानी कि उनकी जैसे मादरी ज़बान है वो शामिल कर ले, उनके कुछ रिचुअल्स हैं, उनकी कुछ मान्यताएं हैं, उनको क्लासरूम में डिस्कस कर ले। ये हमें करना चाहिए। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक उस्ताद अपने तलबा के कम नंबरों की वजूहात कैसे तलाश करेगा। मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आपने बच्चों का टेस्ट लिया। अब बच्चों का टेस्ट लिया तो आपने देखा कि बच्चों के नंबर बहुत कम आए। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चों के नंबर कम क्यों आए, तो आप उनका टेस्ट करेंगे। तो कौन सा टेस्ट करेंगे, तशख़ीसी जाँच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, महारत के इम्तिहान के ज़रिए, कामयाबी के इम्तिहान के ज़रिए, या फिर अहलियत की जाँच के ज़रिए। तो बच्चों को अगर हमें रेमेडियल टीचिंग देना है या फिर बच्चों के पुअर परफॉर्मेंस का पता लगाना है, तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसको हम डायग्नोसिस टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण, तशख़ीसी जाँच। यानी तशख़ीसी जाँच के ज़रिए ही बच्चों के कम नंबरों की वजूहात हम जान सकेंगे। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वाइगोस्की के समाजी सकाफ़ती नज़रिया पर यकीन रखने वाले उस्ताद को क्या करना चाहिए। वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें क्या कहा गया, 3 चीज़ों पर जोर दिया गया है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीज़ों पर जोर देते हुए ये कहा गया है कि बच्चे जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो अगर आप वाइगोस्की की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप आपस में बच्चों को बातचीत और मुकालमा यानी डायलॉग बोलने के लिए डीमोटिवेट करेंगे, हौसला शिकनी करेंगे? जी नहीं। ज़रूरत पड़ने पर सहारा यानी स्कैफोल्डिंग आप प्रोवाइड करेंगे, फराहम करेंगे, या फिर तलबा को इनाम और सज़ा की पेशकश करेंगे, तलबा को मुहर्रिक और रद्द अमल के दरमियान तल्लुक़ कायम करने के काबिल बनाएंगे। तो देखिए, जो लेव वाइगोस्की हैं उन्होंने स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया, यानी कि अगर बच्चा किसी काम को खुद से नहीं कर पा रहा है तो उसे आप टेम्परेरी हेल्प दीजिए और ज़रूरत पड़ने पे उस हेल्प को हटा लीजिए। तो यही कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग का, और इसको वाइगोस्की ने दिया था। तो अगर आप वाइगोस्की की थ्योरी पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, तो आप ज़रूरत पड़ने पे
उसे मुनासिब सहारा यानी कि स्कैफोल्डिंग देंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे दीवारों पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, देखा होगा कापियों में भी आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं, दीवारों पे बनाते हैं। तो ये जो लकीरें बच्चे बना रहे हैं इनका मतलब क्या है, इसे हमें कैसे देखना चाहिए? ये वक्त की बर्बादी है और इसे इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए? जी नहीं, ये जो बच्चे लकीरें बना रहे हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये वक्त की बर्बादी तो नहीं है। यह लिखना सीखने का इब्तिदाई मरहला है, बिल्कुल सही बात है, और इस मरहले की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर बच्चे आड़ी तिरछी लकीरें बना रहे हैं तो उन्हें बनाने दीजिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। प्री स्कूल के असातिज़ा आमतौर पर हुरूफ़ तर्जीह सिखाने के बजाय अपनी क्लास के आगाज़ में आमोज़गारों को तस्वीरी किताबें फ़राहम कराते हैं। प्री स्कूल में हम बच्चों को तस्वीर वाली किताबें देते हैं, तो तस्वीरी किताबें देने का मकसद क्या है? फ़ोटोज़ वाली जो बुक्स होती हैं उनसे क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को मुतफ़र्रिक़ रंगों से, अलग अलग रंगों से इंट्रोड्यूस कराना मकसद होता है, या फिर बच्चे मुस्तक़बिल में ऐसी तस्वीरें बना सकें ये मकसद होता है, या फिर बच्चों को पढ़ने से मुतारिफ़ कराना और ज़बान की नशो-नुमा को शुरू करना है। तो अगर हम बच्चों को तस्वीरों वाली किताबें दे रहे हैं तो हम बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ना कैसे है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बच्चों को पढ़ने से मुतारिफ़ करा रहे हैं और उनकी ज़बान की नशो-नुमा कर रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें देख के भी उनके बारे में सोचेगा, कुछ थिंकिंग उसके माइंड में आएंगी, तो इस तरह से बच्चे की ज़बान की नशो-नुमा होगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक उस्ताद का ख़याल है कि वालिदैन अहम शराकतदार होते हैं, पार्टनर होते हैं पढ़ाई के दौरान, और उनके साथ बाकायदगी से बातचीत होनी चाहिए। आप गार्जियन से रेगुलर बातचीत करने चाहिए, एक टीचर ऐसा कह रहा है। तो आप अगर गार्जियन से रेगुलर बातचीत करना चाहते हैं तो आप किस टॉपिक पे बात करेंगे? वालिदैन को ये बताएंगे कि उनके बच्चे की कारकर्दगी का मुज़ाहरा अच्छा नहीं है, बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, या फिर वालिदैन के साथ बच्चों की पोर्टफोलियो पर बाकायदगी से बातचीत करेंगे, या फिर वालिदैन को स्कूल में बुलाएंगे, या फिर वालिदैन को सीखने के उसूल सिखाएंगे? तो देखिए, जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों के इवेल्युएशन का बेस्ट मेथड होता है, बच्चों के मूल्यांकन की जो सबसे उचित विधि होती है वो होती है पोर्टफोलियो। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई में उनके वालिदैन को भी शामिल किया जाए तो आप उनकी पोर्टफोलियो पे गार्जियन से, वालिदैन से डिस्कशन करेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कौन सा 10 जिल में से कौन सा मुअस्सिर और बामानी आमोज़ इसमें माविन है? मीनिंगफुल अधिगम या लर्निंग किससे होगी? मेयारी निसाब स्टैंडर्ड सिलेबस से, इम्तिहान पर मबनी नुक्ते नज़र से, या फिर गैर लचकदार निसाबुल औकात से? तो देखिए, जब पढ़ाने का तरीका चाइल्ड सेंटर्ड होगा, मुतअल्लिम मरकूज़ होगा, मुअल्लिम मरकूज़ नहीं, मुतअल्लिम मरकूज़, चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बाल केंद्रित होगा, तो ये बामानी आमोज़िस इसके ज़रिए हो सकेगी। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। 10 सवाल पेडागोजी के हमने किए। चलिए इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, फिर इससे मुताल्लिक़ सवालात के जवाब आपको देंगे। पैसेज से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर टेंशन नहीं रखनी है, पैसेज बहुत आसान होते हैं। आप ख़ुद अभी देखिएगा कितना आसान पैसेज है। आप पैसेज अपने आप ही 15 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको जो मेन फोकस रखना है पेडागोजी पे रखना है, और पेडागोजी की तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट पे हमेशा की तरह इस बार भी कराई जाएगी। इंशाल्लाह आप पूरे के पूरे नंबर पेडागोजी के हासिल कर पाएंगे। तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं, फिर इससे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देंगे। पैसेज है कि चोटी को सर करने के लिए जाने वाली दूसरी टीम की वाहिद खातून मेंबर होने का शरफ़ मेरे हिस्से में आया। अब मुसन्निफ़ा के हिस्से में क्या आया? दूसरी टीम की वाहिद खातून मेंबर होने का शरफ़। मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठती हूँ। कितने बजे? 4 बजे उठ बैठी और कुछ बर्फ़ पिघलाई और चाय तैयार की। चाय कैसे तैयार की? बर्फ़ पिघलाकर। हल्का फुल्का नाश्ता किया। सर्दी बहुत शदीद थी। मैं कोह पैमाई के लिबास में अलबत्ता अपने आप को गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। हम रस्सा बांधे बगैर चढ़ रहे थे। जमी हुई बर्फ़ों से ढकी
खड़ी ढलानें शीशे की चादर की तरह ठोस थीं। कैसी ठोस थीं? शीशे की चादर की तरह। जनूबी चोटी पर बहुत पहुंचने के बाद हवा तेज़ हो गई। सिलसिला कोह चाकू की धार जैसा, सिलसिले को चाकू की धार जैसा था। अब हम आते हैं सवालात पे। पहला सवाल है कि बर्फ़ से ढकी खड़ी ढलानें किसकी तरह थी? शीशे की चादर की तरह थी। चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुसन्निफ़ा ने क्या पिघलाकर चाय बनाई? तो आप देखेंगे बर्फ़ पिघलाकर उसने चाय बनाई थी। ये बात पैसेज में लिखी हुई है। हल्का का मुतज़ाद, हल्का यानी लाइट, उसका मुतज़ाद हैवी यानी कि भारी होगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुसन्निफ़ा को चोटी सर करने वाली कौन सी खातून मेंबर का होने का शरफ़ हासिल था? तो जो दूसरी टीम है उसकी वाहिद खातून होने का, दूसरी टीम की वाहिद खातून होने का शरफ़ हासिल था मुसन्निफ़ा को। चाकू की धार जैसा क्या था? तो सिलसिले कोह जो था वो चाकू की धार जैसा था। जनूबी चोटी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? हवा तेज़ हो गई, बर्फ़ का तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, या फिर हवा अचानक रुक गई? तो आप देखेंगे तो पैसेज में साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जनूबी चोटी पर पहुँचने के बाद हवा क्या हो गई? तेज़ हो गई। यानी कि हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 126 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मुसन्निफ़ा ने किस लिबास में गर्म और महफूज महसूस कर रही थी? तो जो कोह पैमाई का लिबास था उसमें मुसन्निफ़ा अपने आप को गर्म और महफूज महसूस कर रही थी। खातून की जमा क्या होगी? तो ख़वातीन हो जाएगी खातून की जमा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।